ठीक है। तो लास्ट टर्म पे अपन ने एम्पियर्स लॉ की बेसिक थ्योरी सीखी थी। एम्पियर्स लॉ की बेसिक थ्योरी ये कहती है कि किसी भी एम्पिरियन लूप पे लूप इंटीग्रल ऑफ b dot dl, closed loop integral, L stands for loop and this circle stands for closed integral, is equal to mu naught into I enclosed by the loop. किसी भी लूप पे जो b dot dl आता है वो क्या आता है, mu naught into I enclosed। ठीक है। एम्पिरियन लूप और हाइपोथेटिकल लूप होता है, इसे हम कंसीडर करते हैं एम्पियर्स लॉ को यूज करने के लिए। कहानी वही है कि लूप कैसा भी मान सकते हैं, किसी भी शेप का मान सकते हैं, बट मैथमेटिकल पॉसिबल कैलकुलेशन के लिए अपन कुछ फिक्स टाइप के एम्पिरियन लूप ही मानेंगे। थ्योरेटिकली तो आप एम्पिरियन लूप कैसा भी मान सकते हो, बट पॉसिबल मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो पाए, है ना, इसके लिए हम क्या करते हैं कि बेटा या तो हम ऐसे लूप मानते हैं, ध्यान से सुनना, या तो हम ऐसा लूप मानते हैं जिसपे ये बी और डीएल हमेशा पैरेलल या एंटी पैरेलल, हमेशा ऐसा लूप मानते हैं जिसपे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और लूप की लेंथ की डायरेक्शन, लूप का डीएल एलिमेंट, ये दोनों हमेशा कैसा हो, पैरेलल या एंटी पैरेलल। तो उससे क्या होगा, ये बी डॉट डीएल जो है ना, अगर पैरेलल है तो बी, तो ये बी डीएल बन जाएगा, और अगर एंटी पैरेलल है तो वो माइनस बी डीएल बन जाएगा, मतलब डॉट प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा। दूसरा, अपन ट्राई करते हैं ऐसा लूप माने जिसपे हर जगह ये बी का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट, बी का मैग्नीट्यूड या बी वेक्टर कांस्टेंट। इससे क्या फायदा होगा ना, बी वेक्टर लूप से बाहर आ जाएगा। या फिर तीसरे टाइप का लूप पर मानते हैं कई बार, इसमें अपन ट्राई करते हैं कि हर जगह बी और डीएल आपस में परपेंडिकुलर, है ना। तो इससे क्या फायदा होता है कि बी डॉट डीएल का सम क्या हो जाता है, जीरो। तो अपन तीन टाइप के दिमाग लगा के अपन ऐसे लूप मान लेते हैं डिपेंडिंग अपॉन पैटर्न ऑफ फील्ड, कि या तो बी वेक्टर और डीएल वेक्टर लूप पे हर जगह पैरेलल एंटी पैरेलल हो, और बी की वैल्यू हर जगह कांस्टेंट हो, ताकि वो बी डॉट डीएल बी इंटू डीएल बन जाए और बी बाहर आ जाए। या फिर बी और डीएल हमेशा परपेंडिकुलर हो, ताकि पूरे लूप पे बी डॉट डीएल क्या आ जाए, जीरो। तो जो मोस्ट कॉमन ज्योमेट्री है लूप की, वो अपन कई बार तुम देखोगे सर्कल मान लेंगे, कई बार रेक्टेंगल मान लेंगे, ऐसी किसी दो तीन शेप की लूप मान के अपन काम चलाते हैं। बेसिक एक एक करके जब एग्जांपल समझेंगे तो आपको दिखेगा कि लूप का शेप अपन कैसा मानते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूँ ना कि अगर इसमें एक स्पेसिफिक केस लगाऊं, जैसा कि अपन मैथमेटिकली लूप मानेंगे, इफ वी कंसीडर if we consider Amperian loop such that B vector is always constant in magnitude, B vector हमेशा क्या हो, मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट हो, एंड पैरेलल टू डीएल वेक्टर ऑफ लूप, और कैसा हो, लूप के डीएल वेक्टर के हमेशा पैरेलल हो। तो आप कहोगे कि ये जो बी डॉट डीएल का लूप इंटीग्रेशन था वेक्टर की फॉर्म में, क्योंकि ये पैरेलल है तो ये बन जाएगा सॉल्व होके बी डीएल, है ना। और यहाँ से क्योंकि b का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो b बाहर आ जाएगा, ये बचेगा b इंटू डी। और किसी भी लूप पे b इंटू डी एल स्केलर का इंटीग्रेशन आएगा b इंटू एल, दिस इज टोटल लेंथ ऑफ लूप, टोटल लेंथ ऑफ। तो जो अपन ने ये इंटीग्रल लिखा था ये सिंप्लीफाई हो गया, सिंपल ये बन जाएगा कि b इंटू लूप की लेंथ इक्वल टू म्यू नॉट इंटू लूप के अंदर की करंट। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में एम्पियर्स लॉ आएगा, जिसमें अपन इसको यूज करेंगे बिना किसी इंटीग्रेशन के। b क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वैल्यू निकालनी है। l क्या होगा, लेंथ ऑफ द लूप,
म्यू नॉट क्या होगा, म्यू नॉट आई क्या होगा, लूप के अंदर इनक्लोज्ड करंट। अपन सिंपल इस फॉर्म में लिखेंगे और अपना आंसर आया करेक्ट। जैसे पहला एप्लीकेशन इज द वेस्ट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग थिन वायर। लॉन्ग थिन वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड, ऑब्वियसली बात है करंट कैरिंग वायर है, तो अपने पास एक लॉन्ग थिन वायर है, ऑब्वियसली बात है थिन वायर है तो उसके अंदर फील्ड नहीं बताएंगे, सिर्फ फील्ड कहाँ बताएंगे, बाहर। इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, इससे r डिस्टेंस पे फील्ड आती है म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, मुझे इस पॉइंट पे फील्ड बतानी है। ठीक, ये पॉइंट कहाँ है, कुछ r डिस्टेंस पे है वायर से, वायर से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है जहां मुझे फील्ड बतानी है। हम ये जानते हैं कि स्ट्रेट वायर की फील्ड का पैटर्न सर्कुलर होता है, तो हम क्या करेंगे बेटा, जो एम्पेरियन लूप मानेंगे ना, वो भी कैसा मानेंगे, सर्कुलर। ये हमने एक एम्पेरियन लूप माना है। और आप ध्यान से देखो, अगर मैं लूप पे इसी तरह से घूमूं तो इस पूरे लूप पे, क्योंकि बाइसिमेट्री है आर रेडियस पे, हर जगह फील्ड इक्वल आएगी, जो भी आएगी इक्वल आएगी, और वो हमेशा इस लूप के पैरेलल होगी। तो आपको हो गई ये क्या है, एम्पेरियन लूप। मैंने एक ऐसा ही एम्पेरियन लूप मान लिया, सर्कुलर एम्पेरियन लूप। और अब मैं इस पे इक्वेशन लिख दूंगा यहाँ से, b इंटू लेंथ ऑफ द लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू लूप के अंदर की करंट, b इंटू लूप की लेंथ 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू लूप के अंदर की करंट। तो आपको भी पूरा वायर ही लूप के अंदर से पास हो रहा है, आई। तो यहाँ से b कितना आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2। यही वहां भी आता था, तो ये क्या गया आपने, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के कारण r डिस्टेंस पे फील्ड है ना। या वहां भी याद रखना, अपन क्या करते थे कि इन अपन एम्पियर्स लॉ यहाँ भी कहीं भी यूज कर सकते हैं, लगा तो कहीं भी सकते हैं, लेकिन इसकी वजह से जो पॉसिबल कैलकुलेशन है ना, वो सिर्फ वहीं हो पाती है जहां सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन हो, या मतलब अपन किसी भी पॉइंट पे हर जगह सिमेट्री लिख पाए। तो इसे हम हर केस में नहीं बता सकते, बट जो इनफाइनाइटली लॉन्ग और सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन होंगे उसके अंदर हम एम्पियर्स लॉ की हेल्प से फील्ड बता पाएंगे। ठीक, जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर अगले दो लिखूंगा, हॉलो पाइप और थिक पाइप। कोई डाउट है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। ठीक, आई थिंक ये हमने लिख लिया होगा। चलिए, तो ये अपने सीख लिया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग थिन वायर। तो ये तो यहाँ सीख के कोई बहादुरी की नहीं, ये तो पहले से ही आता था। अब कुछ चीजें थी जो पहले से नहीं आती थी, उसको इसकी हेल्प से बहुत ही इजीली सीख सकते हैं। देखिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू थिन hollow pipe, thin long hollow pipe of radius r। hollow pipe है, hollow pipe होने का मतलब ऐसा, और थिन hollow pipe होने का मतलब कि इसकी इनर रेडियस और आउटर रेडियस ऑलमोस्ट इक्वल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थिन hollow pipe, कि इसकी इनर रेडियस और आउटर रेडियस ऑलमोस्ट इक्वल है, करंट सिर्फ इसकी पेरिफेरी से फ्लो हो रही है। अगर मैं इसका दूसरा व्यू बनाऊं, तो इसको अगर मैं टॉप से यहाँ से देखूं, तो इसका जो टॉप व्यू आएगा ना, वो सिर्फ ऐसा आएगा, ऊपर से देख रहे हैं टॉप व्यू, तो करंट अपने को पूरी पाइप में हर जगह बाहर आती है। दिस इज द टॉप व्यू, और इनर रेडियस और आउटर रेडियस सेम है, ये इसका टॉप व्यू है। ये इस पाइप की एक्सिस है,
यहाँ से इसकी रेडियस, तो हमें इस पाइप के कारण फील्ड बतानी है। कहाँ कहाँ फील्ड बतानी है? इनसाइड फील्ड क्या होगी, सरफेस पे फील्ड क्या होगी, और आउटसाइड फील्ड क्या होगी। और आर को क्या मानूंगा मैं, आर स्मॉल आर, इट इज द distance of point, r is the distance of point from axis of loop की axis। इनसाइड, सरफेस और आउटसाइड पे हमें फील्ड बतानी है, और अपने को टोटल करंट आई पता है। तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे, ध्यान से सुनना। पर तो बेटा 3 एम्पेरियन लूप मानेंगे, अंदर वाले पॉइंट के लिए एक लूप अंदर, सरफेस वाले पॉइंट के लिए एक लूप जस्ट सरफेस से पास होता हुआ, और बाहर वाले पॉइंट के लिए एक लूप बाहर। 3 एम्पेरियन लूप है, एक अंदर वाले पॉइंट से पास होता हुआ, एक बाहर वाले से, एक सरफेस वाले से, और एक बाहर। 3 एम्पेरियन लूप। देखो मैं तीनों के लिए लिख रहा हूँ। फॉर इनसाइड पॉइंट, फॉर इनसाइड पॉइंट, इनसाइड पॉइंट कौन सा वाला है, 1 वाला, तो B इंटू L इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड। B इंटू L को तो मैं 2 पाई आर लिख सकता हूँ, म्यू नॉट। बेटा ध्यान से देखो, अगर मैं एक लूप ऐसा बनाऊं 1 वाला, क्या इस लूप के अंदर से कोई करंट पास हो रही है? नहीं। जब करंट ही सिर्फ पेरीफेरी पे है, तो मैं अंदर एक एम्पेरियन लूप बना लूं तो हॉलो पार्ट में है ना, जैसे गॉस लॉ में होता है, इसमें तो कोई करंट ही नहीं, तो इसके अंदर फील्ड कितनी होती है, 0। The magnetic field inside the hollow pipe is 0। For surface, मैं जस्ट आउटर सरफेस से पास होता हुआ एक एम्पेरियन लूप बनाऊं, तो आप लिखोगे B इंटू एल की जगह क्या लिखोगे, 2 पाई आर। जस्ट बाहर की सरफेस से पास होता हुआ एक एम्पेरियन लूप। तो आप कहोगे अगर बेटा मैं ऐसा एम्पेरियन लूप बना दूं जस्ट सरफेस के बाहर 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 बाहर, तो आप कहोगे पूरी वायर ही इसके अंदर है। देखो सोच के देखो, ये जो लूप बनाऊंगा, ये पूरा का पूरा वायर, पूरी की पूरी करंट है इसके अंदर है, तो इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। तो यहाँ से बी सरफेस कितना आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई। और बचा क्या, आउटसाइड पॉइंट, बचा क्या, आउटसाइड पॉइंट। आउटसाइड पॉइंट मतलब ये, मान लेते हैं ये स्मॉल आर डिस्टेंस पे, फिर से ये एम्पेरियन लूप बनाएंगे, इसके अंदर ही पूरा वायर आ गया, क्या लिखोगे, बी इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू बाहर वाले लूप के अंदर कितनी करंट है, पूरी वायर की करंट, तो म्यू नॉट इंटू, तो बी आउटसाइड कितना आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ध्यान से देखो, ये वही कहानी हो गई वापस, कि किसी भी पाइप के लिए मैं कह सकता हूँ कि सरफेस वाले और बाहर वाले पॉइंट के लिए उसका बिहेवियर वैसा ही होता है जैसे कि उसकी एक्सिस पे थिन वायर पर। अगर बी का आर के साथ प्लॉट करूँ, तो आर इक्वल टू आर तक तो फील्ड 0 थी, फिर यहाँ से फील्ड स्टार्ट होती है, कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती है। ये वैल्यू क्या थी, म्यू नॉट आई अपॉन 2। सरफेस पे फील्ड यहाँ से स्टार्ट हुई, फिर यहाँ से कम होती है। तो ये हॉलो पाइप की सरफेस पे फील्ड, हॉलो पाइप के अंदर फील्ड कितनी होती है, 0। सरफेस पे कितनी होती है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 कैपिटल आर। बाहर क्या होती है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 स्मॉल आर। ठीक, जल्दी से नोट कीजिए, किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए अनम्यूट करके, वैसे डाउट होता नहीं है इसमें। यहाँ भाई 2 पाई आर आएगा ग्राफ पे ना, यहाँ म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, 2 आर नहीं आएगा बल्कि 2 पाई आर, ऑब्वियस सी बात। चलिए आगे चलते हैं।
अगला क्या है, दो यूज सीख लिया, पहला क्या था थिन वायर, दूसरा क्या था थिन पाइप। अब तीसरा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू थिक वायर ऑफ रेडियस कैपिटल आर। रेडियस कैपिटल आर वाले थिक वायर, और थिक वायर मतलब सिलेंड्रिकल वायर ही है, तो कुछ और ना कहा जाए। एक वायर मतलब क्या देना वो, तो वायर आपने लाइफ में जो भी देखे होंगे वो सिलेंड्रिकल वायर ही देखे होंगे। जितने भी वायर आपने देखे होंगे अभी तक लाइफ में, वो कैसे होते हैं, सिलेंड्रिकल। जब तक कुछ ना कहा जाए तब तक वो वायर को सिलेंड्रिकल ही मानते हैं। बस ये सॉलिड है, इसमें ये हॉलो नहीं है, सॉलिड है, इसमें पूरी क्रॉस सेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, पूरी क्रॉस सेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, और इसकी रेडियस आर है। करंट की बात करूं तो करंट पूरे क्रॉस सेक्शन में, इसका भी अगर टॉप व्यू में बनाऊं मैं इधर से, तो ये क्रॉस सेक्शन ऐसा दिखेगा सॉलिड, और पूरे क्रॉस सेक्शन में करंट है, डॉट होगी, डॉट डॉट डॉट, पूरे क्रॉस सेक्शन में करंट। तो इसके लिए बेटा अपन करंट डेंसिटी डिफाइन कर सकते हैं, आपको ध्यान हो तो इसके लिए मैं करंट डेंसिटी डिफाइन करूंगा, J इज इक्वल टू करंट अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। पूरा एरिया कितना होगा क्रॉस सेक्शन का, पाई आर स्क्वायर। तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, करंट डेंसिटी इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए, तो ये अपन बेसिक सी थ्योरी जान गए इसके बारे में लेफ्ट में। अब वापस कहानी तो वही, एक पॉइंट इसके अंदर है, एक पॉइंट इसके सरफेस पे है, एक पॉइंट इसके बाहर है। तो एक एम्पेरियन लूप मानेंगे अंदर, एक एम्पेरियन लूप मानेंगे सरफेस से पास होता हुआ, और एक एम्पेरियन लूप मानेंगे बाहर, है ना। बाहर और सरफेस वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं है बेटा, सेम कहानी आने वाली है, जो भी दिक्कत है वो अंदर वाले में। तो मैं बाकी दोनों यही लिख रहा हूँ, लिखो बी आउटसाइड, आउटसाइड वाली फील्ड मतलब ये एम्पेरियन लूप, ठीक है, ये 2 इंटू इसकी लेंथ 2 पाई स्मॉल आर इज इक्वल टू म्यू नॉट। अब जरा सोच के देखिए कि जो बाहर वाला एम्पेरियन लूप है उसके अंदर कितनी करंट है, पूरे वायर की। जो अगर मैं लूप वायर के बाहर बाहर घुमा के बना दूं तो आपको भी पूरा वायर ही उसके अंदर है, तो म्यू नॉट इंटू, तो यहाँ से आउटसाइड फील्ड पता चल गई कितनी, म्यू नॉट आई इंटू 2। तो ये स्टेटमेंट तो जो पहले मैंने कूलम्ब्स लॉ में दिया था ना, वो मैं यहाँ भी दे सकता हूँ कि बाहर वाले पॉइंट के लिए फील्ड उतनी ही होती है जितनी एक थिन वायर की होती है अगर वो उसकी एक्सिस पे रखी होती, चाहे वो हॉलो वायर हो चाहे वो सॉलिड वायर हो। देखो ध्यान से, इसके भी बाहर फील्ड कितनी है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। इसके भी बाहर फील्ड कितनी है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई। सरफेस पे भी वही कहानी है, सरफेस इंटू 2 पाई कैपिटल आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो यहाँ से सरफेस पे फील्ड कितनी आ गई, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल। ये भी आसान है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर। अब बचता क्या है, अंदर वाला पॉइंट, है ना। वहां भी याद करो सॉलिड स्फीयर में अंदर वाला पॉइंट ही इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको अपन सीख रहे हैं। अंदर वाले पॉइंट के बारे में अपन क्या कह सकते हैं कि मान लो पॉइंट मैंने यहाँ लिया, तो इसके अंदर अंदर वाली जो करंट होगी वो हमारे काम की। मान लो आपने ये एम्पेरियन लूप मान लिया है स्मॉल आर रेडियस का, और ये पूरा वायर है कैपिटल आर रेडियस का, तो इसके अंदर जो करंट है ना वो हमारे काम आएगी। तो आप क्या लिखोगे ध्यान से देखना, बी इंटू 2 पाई आर, यहाँ तक तो कोई लफड़ा नहीं है, इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, है ना। अब ये आई इनक्लोज निकालना पड़ेगा, और बेटा ये आई इनक्लोज कैसे निकालोगे, आप लिखोगे म्यू नॉट इंटू करंट डेंसिटी इंटू ये एरिया पाई आर स्क्वायर,
अगर मैं करंट डेंसिटी मुझे पता है, मतलब करंट पर यूनिट एरिया, उसे मैं अंदर वाले एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये पता चल जाएगा। तो ये पाई से पाई कैंसिल हुआ, आर से आर कैंसिल हुआ, तो बी कितना आ गया, म्यू नॉट जे आर बाई 2। याद करके देखो तो वहां फॉर्मूला आता था रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ भी तो बिल्कुल ऐसा ही आ रहा है, जे आर इंटू एप्सिलॉन नॉट बाई 2। अब एक काम कर सकते हैं, जे की वैल्यू यहाँ रख सकते हैं, कितनी, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हो गया करंट की टर्म में, और ये फॉर्मूला हो गया करंट डेंसिटी की टर्म में। बाकी आप इन दोनों फॉर्मूलों को भी करंट डेंसिटी की टर्म में चेंज कर सकते थे। कैसे, आई को लिख देते जे इंटू पाई आर स्क्वायर। आप चाहो तो ये आउटसाइड और सरफेस वाले फॉर्मूलों को भी करंट डेंसिटी की टर्म में आराम से लिख सकते हो, किसी फॉर्मूले को भी लिख सकते हो। कैसे, इस अपने को पता है कि जे आई अपॉन पाई आर स्क्वायर है, तो आई की जगह जे अपॉन पाई आर, जे इंटू पाई आर स्क्वायर रखते हैं तो आ जाएगा। बट ये दोनों उस फॉर्म में बहुत कम पूछे जाते हैं, ये पूछा जाता है ना, कि जो फील्ड है वो कितनी आ रही है, म्यू नॉट जे आर बाई 2, है ना। इस वायर में करंट कैसी थी अपनी, डॉट में, हर जगह डॉट में करंट थी। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी आई, ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज फील्ड आएगी, बाहर की तरफ है ना करंट, तो फील्ड की डायरेक्शन कैसी आएगी, ऐसी एंटी क्लॉकवाइज। इस फॉर्मूले को बेटा कई बार ना वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं। देखो ऐसे लिखना, म्यू नॉट जे क्रॉस आर बाई 2। लेकिन जो जे वेक्टर है ना वो बाहर की तरफ है, और आर वेक्टर रेडियल है, तो जे और आर दोनों परपेंडिकुलर है। तो आप अगर ध्यान से जे क्रॉस आर कैलकुलेट करो, जे वेक्टर इधर की तरफ है और आर वेक्टर इधर की तरफ है, आप ध्यान से देखोगे ना तो जे क्रॉस आर आपको फील्ड की डायरेक्शन में मिलेगा, जे क्रॉस आर विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो ये कई बार ऐसे वेक्टर फॉर्म में भी पूछ देते हैं, ये क्या होगा, तो म्यू नॉट जे क्रॉस आर बाई 2। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा कि जो अंदर फील्ड है वो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब अंदर स्ट्रेट लाइन होगा, सेंटर से आगे जाते हैं तो फील्ड बढ़ती है, और फिर बाहर फील्ड आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब ऐसा कम, ये वैल्यू आएगी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, और ये है आर इक्वल टू आर। तो जो इनसाइड है ना फील्ड, दैट इज प्रोपोर्शनल टू आर, और जो आउटसाइड फील्ड है दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1। तो बिल्कुल ऐसे ही ग्राफ वहां भी बनता था, ऐसे ही ग्राफ यहाँ भी बनता है। तो इसमें जो फील्ड अंदर की भी फील्ड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। बाकी सब तो याद ही रहता है, ये अंदर की फील्ड को याद रखना है, म्यू नॉट जे आर बाई 2 या म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। So this is the magnetic field due to a thick wire or a cylindrical wire of radius r carrying current I। अगर करंट डेंसिटी कांस्टेंट है तो अपन उसकी फील्ड आउटसाइड बता सकते हैं, सरफेस पे बता सकते हैं, और इनसाइड पे बता सकते हैं। ठीक है, से मैं पूछूं यहाँ पे सेंटर पे फील्ड क्या होगी, एक्सिस पे जीरो, क्योंकि सेंटर के लिए आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो। एक क्वेश्चन और याद रखना, उस क्वेश्चन में वो क्या करते हैं ना, तुमसे, ये सब तो कहानी हो गई, तुमसे वो पूछ लेंगे ना कि बताओ इस वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कहाँ हो, क्या पूछ लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कहाँ होगी। तो मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, इसको ध्यान रखना। करंट कैरिंग वायर में जहां जहां करंट होगी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि करंट होने का क्या मतलब, करंट होने का मतलब वो चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, चार्जेस फ्लो कौन करवा रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। जहां जहां करंट होगी पूरे एरिया में वहां वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। जैसे मैं आपसे पूछूं इस वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कहाँ होगी, तो वायर में करंट कहाँ जा रही है बेटा, पूरे क्रॉस सेक्शन में,
तो यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी, सब जगह सेंटर पे भी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस से बाहर नहीं होगी क्योंकि सरफेस के बाहर कोई करंट नहीं है। तो आपका होगा इसकी बाउंड्री के अंदर जो भी पॉइंट है हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या सेंटर पे ई है? हाँ, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड 0। मैं पूछूं इसमें कहाँ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड? बाहर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड? नहीं, क्योंकि बाहर करंट नहीं है। अंदर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड? नहीं, क्योंकि अंदर करंट नहीं है। इसमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इसकी बाउंड्री के रीजन में है। तो कई बार ऐसा पूछ लेते हैं, बताओ इस करंट कैरिंग वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी? अच्छा, एक चीज और याद रखना, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं है, यहाँ चार्जेस फ्लो हो रहे हैं। चार्जेस फ्लो हो रहे हैं तो देयर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई ये दिमाग ना लगाए सर ये तो कंडक्टर के अंदर फील्ड 0 होती थी उसमें, नहीं, वो लॉजिक नहीं, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता था। यहाँ चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, तो चार्जेस के फ्लो होने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जो उसको फ्लो करवा रहा हो, है ना। तो मेरी ये स्टेटमेंट याद रखना, कभी आपसे पूछा जाए ऐसे वायर्स में कि कहाँ कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो जहां जहां करंट है वायर में। क्या सरफेस पे करंट है? हाँ। क्या एक्सिस पे करंट है? हाँ, सॉलिड वायर में, वहां वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है, जल्दी से नोट कीजिए, फिर आगे चलिए। अब मैं इसमें ऐसे क्वेश्चन आपसे नहीं करवा रहा कि आपको आर की वैल्यू देके मैं बी पूछूंगा, है ना, ऐसे क्वेश्चन में नहीं करवा रहा। तो इसमें एक चीज ध्यान देने वाली है कि मैक्सिमम फील्ड कहाँ होती है? सरफेस पे। मैक्सिमम फील्ड कहाँ होती है? सरफेस पे। सेंटर से फील्ड बढ़नी चालू होती है, सरफेस पे मैक्सिमम, और फिर सरफेस से आगे कम होनी चालू, है ना, ये ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं, एक ऐसा क्वेश्चन और होगा और फिर इस पे कुछ बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ये भी जल्दी से लिख लीजिए, एक अपन डेरिवेशन टाइप का और करेंगे और फिर इस पे बेस्ड क्वेश्चन। लिख लिया हो आपने? अब आते हैं अगले पे, है ना। तीन हो गए, चौथा। चौथा है थिक हॉलो पाइप। थिन हॉलो पाइप पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे थिक हॉलो पाइप। थिक हॉलो पाइप का मतलब बेटा इसकी इनर रेडियस भी होगी और इसकी आउटर रेडियस भी होगी। थिक हॉलो पाइप का मतलब इस पाइप की इनर रेडियस भी होगी और आउटर। मटेरियल सिर्फ यहाँ है, ये पार्ट हॉलो है, हॉलो पाइप है, लेकिन इसकी थिकनेस ये थिन नहीं है बल्कि थिक है। अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू बनाऊं तो ये ऐसा है, ये मटेरियल, इससे जा रही है करंट। करंट ड्रॉ करो, ये जो पूरा बीच का मटेरियल है इधर का, इससे करंट जा रही है। इसकी आपको इनर रेडियस और आउटर रेडियस दे रखी है। इनर रेडियस ए मान लेते हैं, आउटर रेडियस बी मान लेते हैं। तो ये रेडियस ए है और ये रेडियस बी है, और इसमें करंट ऊपर की तरफ, मतलब ऑब्जर्वर यहाँ बनाया था तो करंट ऑब्जर्वर की तरफ है, तो करंट बाहर की तरफ। ऐसा ये अपना सिस्टम है। सबसे पहले तो मैं इसके लिए करंट डेंसिटी लिख रहा हूँ साइड में, बहुत ध्यान से लिखना। करंट डेंसिटी इज इक्वल टू करंट अपॉन जितने एरिया से वो करंट जा रही है, दैट इज पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। करंट डेंसिटी क्या लिखूंगा? J इज इक्वल टू आई अपॉन जितने एरिया से वो करंट जा रही है, जो मैंने शेड किया है पोर्शन जहाँ पे करंट है, तो बाहर वाले एरिया में से अंदर वाला एरिया माइनस कर लिए, सिंपल सी बात। अच्छा, इसमें कहाँ कहाँ फील्ड कैलकुलेट करेंगे, है ना, ध्यान से देखना। मैं कुछ आंसर तो ऐसे ही लिख दूंगा, सिर्फ एक ही कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी, बाकी आप लॉजिक से लिख पाओगे। आर क्या होने वाला है? स्मॉल आर, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो अगर आर लेस देन ए है, आर लेस देन ए मतलब कहाँ गए? हॉलो पार्ट के अंदर। सोचो एम्पीरियन लूप बनाएंगे, उस एम्पीरियन लूप से कोई करंट फ्लो नहीं होगी, तो आर लेस देन ए, मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू
0। मान लो r इक्वल टू a कर दो, r इक्वल टू a मतलब जस्ट इनर सरफेस पे, तो आप बेटा इनर सरफेस से होता हुआ भी अगर एक लूप बनाओगे ना, तो उस लूप से भी कोई करंट फ्लो नहीं होगी। अगर मैं इनर सरफेस से होता हुआ एक लूप बना दूं तो भी इस लूप से कोई करंट नहीं होगी। तो r इक्वल टू a है तो भी फील्ड जीरो, मतलब अंदर फील्ड जीरो होती है। अच्छा, r इक्वल टू b कह दूं तो बाहर वाली सरफेस पे, या सोच के देखो मैं बाहर वाली सरफेस से पास होता हुआ सिलेंडर बना दूं, सॉरी लूप बना दूं, तो उसके अंदर तो पूरा वायर आ गया। पूरा वायर आता है, कहानी क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर, बस कैपिटल आर की जगह बी लिखना है। पूरा वायर अंदर आ गया, उसकी रेडियस बी, लूप की लेंथ 2 पाई बी, और आर ग्रेटर देन बी, ये तो बाहर चले गए, ये तो आउटसाइड चले गए। कितना आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2। ये कहाँ है, इनसाइड, ये कहाँ है, इनर सरफेस पे फील्ड, ये भी जीरो, मतलब पूरे अंदर फील्ड जीरो। ये कहाँ है, आउटर सरफेस पे फील्ड, और ये कहाँ है, आउटसाइड। इन चारों को तो अपन सीधा ही सोच के लिख सकते हैं। बचती एक कहानी है जो आपको समझ में आ रही होगी, जब आर की वैल्यू ए और बी के बीच हो, मतलब जब वो उस नए रीजन के बीच हो जो अपन ने यहाँ पे माना है, जब आर कहाँ हो, बी से कम हो और ए से ज्यादा हो, तो फील्ड क्या करें, कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सोचना। ध्यान से देखिएगा। मैं इस रीजन में एक एम्पेरियन लूप बना देता हूँ। ये रहा बेटा अपना एम्पेरियन लूप। मान लेते हैं इसमें ऐसे एम्पेरियन लूप की डायरेक्शन। ठीक है, इस लूप की रेडियस कितनी है, आर। इनर रेडियस कितनी है, ए। आउटर रेडियस कितनी है, बी। तो मैं फॉर्मूला लिखूंगा एम्पियर फ्लो का, म्यू नॉट, सॉरी म्यू नॉट नहीं, इस लूप पे मैग्नेटिक फील्ड इनटू लूप की लेंथ, मतलब 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू इस एम्पेरियन लूप में कितनी करंट इंक्लोज हो रही है। तो बेटा ध्यान से देखना, इस एम्पेरियन लूप के अंदर सिर्फ वो ही करंट है जो इस पोर्शन के अंदर, सिर्फ उतनी ही करंट इस एम्पेरियन लूप से फ्लो हो रही है जो ए और आर के बीच इंक्लोज है। तो मैं इसको लिखूंगा जे करंट डेंसिटी इनटू उस रीजन का एरिया, एंड दैट एरिया इज पाई आर स्क्वायर माइनस ए। दैट एरिया इज जे पाई आर स्क्वायर माइनस ए। आप चाहो तो जे की वैल्यू रख दो, तो ये बनेगा बेटा बी इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट, जे कितना है, आई अपॉन पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और ये फील्ड बचेगी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, निकाल इधर और ऊपर इधर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस, ये उस रीजन में फील्ड। सिंपली अपने को जे इंटू एरिया करना था और कुछ भी नहीं करना था। जे पहले निकाल चुके थे, ये सोचना था कि इस लूप के अंदर जो एरिया जिससे करंट फ्लो हो रही है वो सिर्फ ये एरिया है, तो करंट डेंसिटी को इस एरिया से मल्टीप्लाई, बस इतनी सी बात है। तो अपन इस बीच के रीजन में भी फील्ड निकाल सकते हैं। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कीजिए, कोई डाउट हो तो अनम्यूट करके पूछिए। चलो अब आते हैं अपने अगले सवाल पे। सवाल ऐसा है, ऐसा क्वेश्चन अपन इलेक्ट्रो में कर चुके हैं। सॉलिड वायर है ना? उसके अंदर यहाँ एक कैविटी ऐसे बनी हुई है, ये पूरा सॉलिड वायर था, मतलब इसका अगर मैं दूसरा चित्र बनाऊं तो वैसे तो बहुत काम का नहीं है, तो ऐसा होगा, सॉलिड वायर है और उसके अंदर यहाँ एक कैविटी है जिसकी एक्सिस वायर की एक्सिस से पास नहीं होती। ऐसा, मतलब एक तार में बगल से एक ड्रिल किया हुआ है, ऐसा कुछ ये दिया हुआ है। ठीक है,
इस सॉलिड वायर की रेडियस कुछ स्मॉल कैपिटल आर थी और इसकी रेडियस कुछ स्मॉल आर है ना। इसका सेंटर यहाँ है और इसका सेंटर यहाँ, इसको C1 मान लो, इसको C2 मान लो। करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म है, करंट डेंसिटी इज यूनिफॉर्म, हर जगह यूनिफॉर्म करंट, मतलब जहां तक शेडेड है वहीं तक यूनिफॉर्म होगा ये। और ये पार्ट तो कैसा है, हॉलो। करंट डेंसिटी इज यूनिफॉर्म, बस आर रेडियस की कोई जरूरत नहीं है। एक जनरल पॉइंट है पी, फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट P इनसाइड द कैविटी। आपको थोड़ी बहुत अप्रोच याद होगी, देखो मैं ध्यान से बता रहा हूँ। इसको मैंने कैसे बताया था कि मैंने कहा था कि दिस सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू एक पूरा वायर J डेंसिटी वाला प्लस एक वायर, यही यही बना देता हूँ, इसको मैंने कहा था ये दिस सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू एक पूरा वायर J डेंसिटी वाला और उसके ऊपर ये एक हॉलो वायर माइनस J डेंसिटी वाला, है ना। ये पूरा था प्लस J और उसके अंदर पूरा प्लस J के ऊपर से इतना सा माइनस J रख देंगे तो वहां करंट गायब हो जाएगी, है ना। पूरा J वाला हो और वहां माइनस J वाला हो तो वो वाला पार्ट गायब हो जाएगा। ये मेथड आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास में भी सीखे हो, प्लस एम माइनस एम वाला, ठीक है। और पॉइंट ये है ना। तो इससे इसका रेडियस वेक्टर ये रहा, ये पॉइंट C1 माना था, तो ये वेक्टर है C1P जो R वेक्टर लिखते थे, और इसके सेंटर से इसका R वेक्टर ये रहा C2P, ठीक है। अब याद करो फील्ड का फॉर्मूला क्या होता था। इस डायग्राम की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे डायग्राम क्या। वेक्टर के फॉर्म में फील्ड फॉर्मूला बेटा ये लाए थे अपन, बी इनसाइड जो फील्ड आती थी सिलेंडर के वो आती थी म्यू नॉट J क्रॉस R बाई 2, ये इनसाइड फील्ड। तो आप ध्यान से देखिए ये जो पॉइंट मैंने P माना है ये प्लस J वाले सिलेंडर के भी अंदर है और माइनस J वाले सिलेंडर के भी अंदर है। तो मैं B नेट को लिख रहा हूं बेटा B ड्यू टू प्लस J प्लस B ड्यू टू माइनस J, दोनों के फील्ड का सम प्लस J की फील्ड, प्लस J की फील्ड के लिए वो R वेक्टर C1P वेक्टर है, सो इट इज म्यू नॉट J क्रॉस R की जगह क्या लिखूंगा C1P वेक्टर अपॉन 2 प्लस माइनस J की फील्ड, सो इट इज म्यू नॉट माइनस J क्रॉस C2P बाई 2। ध्यान से देखिए क्या कॉमन आ गया, म्यू नॉट J बाई 2 कॉमन आ गया, है ना। और क्रॉस यहाँ क्या बच रहा है C1P माइनस C2P, क्या बच रहा है C1P माइनस C2P। ये अप्रोच अपन ने वहां भी सीखी थी। ये वेक्टर क्या है C1 C2, तो आप क्या लिख सकते हो C1 C2 वेक्टर प्लस C2P वेक्टर इज इक्वल टू C1P वेक्टर, ट्रायंगल लॉ से। तो आप लिख सकते हो C1 C2 वेक्टर इज इक्वल टू C1P माइनस C2P। तो ये जो बन रहा है ना, ये बन रहा है म्यू नॉट J क्रॉस C1 C2 वेक्टर अपॉन C1 C2 कौन सा वेक्टर है, इनके सेंटर्स को मिलाने वाला रेडियस वेक्टर, मतलब C1 से C2 को ज्वाइन करने वाला वेक्टर। और आप अगर J क्रॉस C1 C2 लोगे इस डायग्राम में, J वेक्टर मान लो बाहर की तरफ, आप J क्रॉस C1 C2 लोगे ना, J क्रॉस C1 C2, तो C1 C2 भी कांस्टेंट और J वेक्टर भी कांस्टेंट, तो आप कहोगे ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। कैसी मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो इस रीजन में यहाँ भी कैसी फील्ड बनती है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड,
which can be given by mu naught J cross C1 C2 upon 2। जल्दी से नोट कीजिए, ये अप्रोच पहले भी सीख चुके हैं, बिल्कुल सिमिलर, बस फील्ड का फॉर्मूला डिफरेंट। चलिए अगला ही ऐसा ही एक और क्वेश्चन, मिलता जुलता मतलब इसी कंसेप्ट पे। ये सब क्या है, कई बार डायरेक्टली पूछ लेंगे तो अपने को आना चाहिए। एक हाइपोथेटिकल रीजन है ऐसा, ये वायर है ना, ऐसा दो वायर का क्रॉस सेक्शन, ये क्या है, दो वायर्स का क्रॉस सेक्शन है। हाइपोथेटिकल रीजन है दो वायर के क्रॉस सेक्शन, सॉलिड वायर्स, इसकी डेंसिटी प्लस जे है और इसकी डेंसिटी माइनस जे। इट इज अ हाइपोथेटिकल रीजन, इट इज अ हाइपोथेटिकल सिस्टम। इसमें दो ऐसे वायर है, एक में करंट डेंसिटी प्लस जे है, एक में माइनस जे। प्लस जे मतलब एक में कुछ ऊपर की तरफ करंट होगी तो एक में नीचे की तरफ होगी। इनके सेंटर मान है ये C1, ये C2, और ये जो बीच का रीजन है ना इंटरसेक्शन वाला, इसके अंदर एक पॉइंट मान रहा हूँ P। ये जो कॉमन रीजन है यहाँ पे मैं कोई जनरल पॉइंट मान रहा हूँ P। P is a general point, P is a general point inside the common region। कॉमन रीजन के अंदर P जो है वो एक जनरल पॉइंट है ना। बस दोनों की करंट डेंसिटी सेम है। कल को बेटा इन दोनों की रेडियस डिफरेंट भी हो सकती है ना, दोनों वायर की रेडियस सेम है ऐसे कोई जरूरत नहीं है, रेडियस ऑफ द वायर्स मे बी डिफरेंट बट दोनों की करंट डेंसिटी सेम, मैग्नीट्यूड में साइन अपोजिट। तो वापस आपसे यही पूछा जाएगा, बताओ इस P पॉइंट पे फील्ड क्या होगा, फाइंड फील्ड एट पॉइंट P। तो बिल्कुल सेम कंसेप्ट है। इसके लिए आर वेक्टर ये रहा, C2 के लिए आर वेक्टर ये रहा, तो दोनों की फील्ड वहां पे लिख देते हैं। तो बी नेट इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, पहले की फील्ड म्यू नॉट जे क्रॉस आर, क्या लिखोगे C1P/2, ये पहले की फील्ड है, प्लस दूसरे की फील्ड म्यू नॉट माइनस जे क्रॉस आर, क्या लिखोगे C2P/2। ये मैंने दोनों की फील्ड लिखा वेक्टर फॉर्म में, और अब उसको सम कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा, म्यू नॉट J/2 कॉमन आ गया, एंड दिस इज अगेन C1P माइनस C2, और C1P माइनस C2P को वापस आप क्या लिख सकते हो, दिस इज C1 C2 वेक्टर ना, C1 C2 वेक्टर। वापस आप ट्रायंगल लॉ से अगर लिखो तो क्या लिखोगे, C1 C2 वेक्टर इज इक्वल टू C2P, सही लिखा था ना मैंने, हाँ, कि C1 C2 वेक्टर प्लस C2P इज इक्वल टू C1P वेक्टर। तो यहाँ C1 C2 वेक्टर आएगा C1P माइनस C2P। तो दिस इज अगेन क्रॉस में म्यू नॉट J क्रॉस C1 C2, दिस इज नेट। यहाँ भी नेट फील्ड क्या आती है, म्यू नॉट J क्रॉस C1 C2/2। तो ऐसे कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं। ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल आइडेंटिकल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी बन सकता है, आपके मॉड्यूल में है भी कहीं एक्सरसाइज 4-5 में शायद। ये सब एक ही कंसेप्ट पे बेस्ड है कि आपको फील्ड को वेक्टर फॉर्म में लिखना है और फिर उनको वेक्टोरियली सम कर देना है। ठीक है, जल्दी नोट कीजिए। ठीक है, आई होप आप सब लोग लिख चुके होंगे। आगे चलते हैं। कई बार एक क्वेश्चन तो क्या, एक छोटा सा कंसेप्ट है, पता होना चाहिए। कई बार ना एक क्वेश्चन आता है कोएक्सियल केबल का, किसका आता है, कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल क्या होता है, केबल में दो लेयर्स होती हैं,
दोनों कुछ कुछ मटेरियल होता है, यहाँ भी कुछ मटेरियल होता है और यहाँ भी मटेरियल होता है, और करंट भी दोनों में भेजते हैं। तो दोनों में करंट कैसे भी भेज सकते हैं, बट जो जनरल कई बार आप सिस्टम देखोगे ना कोएक्सियल केबल्स में, वो ये होता है कि इधर से करंट जा रही होती है। आजकल आप बहुत जगह देखते होगे ना, पहले जहाँ दो तार, पोल से दो तार आते थे, अब देखोगे पोल से एक ही तार आ रहा होता है ना, दूसरा तार कहाँ गया? तो एक्चुअली दोनों इसी के अंदर है। यहाँ से करंट जा रही है और घूम के इधर से करंट वापस आ रही है, सेम करंट उधर से जा रही है और इधर से वापस आ रही है। मतलब अंदर वाले सरफेस से मान लो ऊपर, अंदर वाले पोर्शन से ऊपर गई और रिटर्न होके वो बाहर वाले से ही अंदर आ जा रही है। इनके बीच में कुछ इंसुलेटिंग मटेरियल ऐसा मान लो रहता है, ताकि ये दोनों करंट ऐसा मिक्स ना हो रही हो, यहाँ कुछ इंसुलेटिंग बाउंड्री। दिस इज कोएक्सियल केबल। ये क्या है? कोएक्सियल केबल के अंदर से करंट गई, ऐसा मान लो कुछ ऐसा हुआ कि यहाँ से करंट गई और फ्लो होके घूम के इसी बाहर से आ जा रही है। कनेक्शन ऐसे करते हैं, जहां से भी जिस डिवाइस में जानी हो डिवाइस में गई, वहां से फिर घूम के इधर से वापस सर्किट कंप्लीट कर, है ना। तो अगर जनरली इसमें दिया होता है कि अंदर और बाहर वाली करंट सेम। पता है इसमें बड़ी खास बात क्या है? इसमें खास बात ये है ना कि आप इस केबल के बाहर कोई पॉइंट लोगे तो वहां पे फील्ड जीरो आएगी। बाहर पॉइंट लोगे तो वहां पे फील्ड क्या आएगी? जीरो। केबल के बाहर किसी भी पॉइंट पे फील्ड जीरो होगी। क्यों जीरो होगी सोच के देखना। ये अंदर वाली केबल, अपन जानते हैं कि चाहे कैसा भी सिलेंड्रिकल वायर हो, थिक हो, थिन हो, हॉलो हो, कैसा भी हो, उसके बाहर फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? किसी भी के भी बाहर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई। तो एक्सिस के रिस्पेक्ट में तो इस पॉइंट का अंदर वाली केबल के रिस्पेक्ट में जब बी लिखोगे तो करंट ऊपर है, तो बी लिखोगे म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, स्मॉल आर। और फिर जब नीचे वाली इस बाहर वाली केबल का लिखोगे, मतलब ये दो सिस्टम का सम है ना, एक सिलेंडर पूरा और एक ऐसा हॉलो वाला सिलेंडर, इसका सम है। तो एक की फील्ड प्लस में आएगी तो एक की फील्ड माइनस में आएगी, तो नेट फील्ड क्या आ जाएगी? जीरो। नेट फील्ड क्या आ जाएगी? जीरो। आप ऐसा सोच सकते हो कि अंदर वाले की फील्ड लिखूंगा तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, बाहर वाले की फील्ड लिखूंगा तो सेम फील्ड आएगी लेकिन ऑपोजिट में, क्योंकि करंट ऑपोजिट में, तो नेट फील्ड क्या हो जाती है? जीरो। जैसे जो कोएक्सियल केबल्स होते हैं उसके आउटसाइड पॉइंट्स पे फील्ड क्या होती है? जीरो। अपन ऐसा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन था, जल्दी से लिख लीजिए, पता होना चाहिए कभी कोएक्सियल केबल हो गया तो। अच्छा, कभी मान लो आपको ऐसा दिया हो सकता है कि ऐसे कोएक्सियल केबल में अंदर बाहर करंट डिफरेंट दी हुई है, फिर तो सॉल्व कर लेंगे। अपन अंदर वाले का फॉर्मूला सीख चुके हैं, अपन बाहर वाले का फॉर्मूला भी सीख चुके हैं, तो अपन दोनों के कॉम्बिनेशन से सॉल्व कर लेंगे। अगर करंट सेम डायरेक्शन में होगी तो उनकी फील्ड ऐड होगी, अगर करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी तो उनकी फील्ड माइनस होगी, है ना। तो वो तो अपन कर लेंगे। करंट सेम हुई तो वो कैंसिल हो जाएंगे बाहर, ये ध्यान रखना। जल्दी लिखिए 30 सेकंड में दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन में होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, सब लोग सोच लो। एक ऐसा, एक ऐसी पाइप, थिन पाइप है, बट वो सेमी सर्कुलर है, सेमी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। पूरा यहाँ से यहाँ तक मटेरियल है, मतलब एक हॉलो पाइप को आधा काट दिया और इसमें से करंट फ्लो हो रही है। मतलब अगर मैं इसका दूसरा व्यू बनाऊं तो ये कुछ ऐसा है, आधी पाइप है और इसमें से करंट ऐसे फ्लो हो रही है, लॉन्ग है ना। एक मतलब जो हॉलो पाइप सीखा था ना, थिन हॉलो पाइप, उसका आधा पोर्शन है और इसकी रेडियस आर है, रेडियस इज कैपिटल आर, और इसमें से टोटल करंट जो जा रही है ना वो आई है। आई इज द टोटल करंट, आई टोटल करंट है, आर इसकी रेडियस है। तो आपसे पूछा है फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स एक्सिस।
at axis of this half hollow pipe, this half hollow pipe, इस half hollow pipe के एक्सिस पे फील्ड बतानी है, थिन है ना, थिन पाइप है, ऐसा सेप समझ में आ रहा है क्या है कि तुमने जो पाइप लाइफ में देखी होगी सिलेंड्रिकल पाइप, उसको बीच से काट दो, है ना, और जो आधा टुकड़ा मिला लंबा सा आधा टुकड़ा वैसा ही दिखेगा, उसमें से करंट फ्लो हो रही है आई, उसकी रेडियस है आर, तो अपने को उसके सेंटर पे एक्सिस पे फील्ड बताना, इसकी एक्सिस पे फील्ड क्या, ये एम्पियर्स लॉ से यूज नहीं होगा, ये स्ट्रेट वायर की फील्ड के इंटीग्रेशन से आएगा ना, कि आप स्ट्रेट वायर आर पे जाके डी थीटा वाले मानोगे, उसको इंटीग्रेट करके, ठीक है। तो जल्दी से क्वेश्चन लिख लीजिए, आज की क्लास अपन यही फिनिश करते हैं।